बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर भी बात होगी। पाकिस्तान के पास वैक्सीन कब तक आएगी, इस पर भी बात होगी। ये लहर किस हद तक तशवीशनाक है, गौर करेंगे। और फिर इस हंगाम जो अपोजिशन के जलसे और जुलूस हो रहे हैं, उस पर हुकूमत ने क्या हिकमत अमली तय की है, ये भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस लेके आएंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से खबर, 4,500 मुलाजमीन फारिग किए गए, मसले का हल क्या है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को आज इश्तिहारी करार दिया। कल आपने BBC के प्रोग्राम में इसहाक डार साहब का प्रोग्राम भी देखा। इस सूरत हाल पर हुकूमत अब क्या सोच रही है, इन्हें वापस लाने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है। तो आप सोच रहे होंगे इन सारी सवालात का जवाब हम किसकी खिदमत में रख रहे हैं। तो ये आपको इत्तला देते चलें कि आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की और NCOC के सरबराह जनाब असद उमर साहब। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज प्रोग्राम नुक्ता नज़र के लिए वक्त निकाला। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शामी साहब आपसे मुखातिब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। असद साहब, बहुत आपका शुक्रिया और नवाजिश। आप ये फरमाइए कि जो ये कोरोना वायरस की जो लहर है दूसरी, ये शिद्दत पकड़ रही है और आप जो कुछ इक़दाम तजवीज़ कर रहे हैं, आप किस हद तक इनके नताइज जो हैं तवक्को के मुताबिक निकल रहे हैं? ये सूरत हाल बेकाबू तो नहीं होती जा रही क्या? तो शामी साहब, अभी तक जो इक़दाम लिए गए हैं उनके कोई बहुत खातिर खा नताइज नहीं निकले हैं। और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो जो बड़े इक़दाम हैं वो निस्बतन अभी कुछ माजी करीब के अंदर लिए गए थे, तो इतना अरसा नहीं गुजरा। कोई वैसे भी 10-12 दिन नज़र आते हैं रिजल्ट शो होने में। और दूसरी जो चीज़ है कि इस दफ़ा ये तमाम जो हिफाजती तदाबीर हैं और जो बंदिशें लगाई जा रही हैं उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है बनिस्बत जब पहली लहर आई थी। उस वक़्त कुछ शायद खौफ ज़्यादा था लोगों के जहन के अंदर, ये जो भी वजह थी। वो पहली दफ़ा जब कोई इंतज़ामी इक़दाम किए जाते थे तो अवाम की तरफ से ताउन ज़्यादा मिलता था। इस दफ़ा लोगों से मुज़ाहमत मिल रही है। और उसकी क्या वजह है? सर, उसकी एक वजह तो ये है कि क्योंकि हम पहले तो हमें पता नहीं था कि क्या होगा। उसके बाद जब बहुत सारे इक़दाम किए गए, लोगों ने अपना रवैया तब्दील किया, काफ़ी तब्दीली लेकर आए। और मैं सबसे ज़्यादा हमेशा मिसाल देता हूँ मसाजिद के अंदर जिस तरीके से तरावियाँ पढ़ी गई, नमाज पढ़ी गई, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने करम किया। हमारे जो अच्छे इक़दाम थे, लोगों के रवैये में जो बेहतरी थी, उसकी वजह से हमें वो नुकसान नहीं पहुँचा जो दुनिया के अक्सर ममालिक ने देखा, जो हमारे पड़ोस में, मशरिक में, मगरिब में, ईरान में, भारत में सब देखना। उसकी वजह से कुछ लोगों के जहन में ये आ गया कि शायद कोई हम जो हैं हमें खतरा नहीं है इस वबा से। मैं अपने हल्के के अंदर जाता था तो मुझे जो लोग हैं वो मुबारकबाद देते थे कि जी मुबारक हो, आपने पाकिस्तान से कोरोना खत्म कर दिया। और मैं हर एक को बोलता था अल्लाह के बंदो, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कम जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुआ। एक तो ये चीज है। दूसरी, जो पहली दफा शायद जिस तरीके से यकसुई से आवाज आ रही थी, हमारे जो सियासी जो अकाबरीन थे, हमारे जो समाजी रहनुमा हैं, हमारे जो दीनी जो अकाबरीन हैं, वो सब एक ही जुबान में एक ही पैगाम दे रहे थे। इस दफा वो यकसुई नजर नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में ये दूसरी वजह बन रही है जिसकी वजह से शायद के ऊपर इक़दाम के ऊपर अमल नहीं हो रहा। असद साहब, जो पाकिस्तान का सियासी अमल है या पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, उसने ये कोई तासुर कबूल नहीं किया। और उस ज़माने में आपकी तरफ से थोड़ी सी लीनियंसी हो रही थी, दिखाई जा रही थी, थोड़ा सा खुलापन दिखाया जा रहा था। और अपोजिशन इस पे हंगामा कर रही थी कि हर चीज़ बंद कर दी जाए। अपोजिशन तो कहती थी सख्त लॉकडाउन किया जाए। आज अब आप जब ये बात कह रहे हैं तो अपोजिशन एक दूसरी बात कर रही है और जलसे कर रही है, जुलूस निकाल रही है, वॉयलेट कर रही है। तो इससे ये जो पाकिस्तान का सियासी अमल है, इसने भी इसको जब मुतासर किया है, तो इसका भी कोई हल आपके पास है क्या? सोचा आपने इस पे?
सर बिल्कुल है। पहले तो मैं यही दायरा दोहरा दूं कि आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ पहली लहर के अंदर भी ये था कि सब बंद नहीं करना चाहिए, एक लोगों को रोजगार का मौका जरूर मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ हिफाजती तदाबीर भी होनी चाहिए और एक इस्तेलाह जो इस्तेमाल की गई कि स्मार्ट लॉकडाउन होने चाहिए, ना कि पूरा मुल्क जो है उसको लॉकडाउन कर दिया जाए। हम आज भी वहीं पे खड़े हैं, हम आज भी वही बात बोल रहे हैं। ऑपोजिशन जो है वो पहले हमसे ज्यादा शिद्दत के जो अहकामात थी वो चाहती थी कि उन पे अमल हो, बिल्कुल बंद कर दिया जाए। हमें कहा गया लॉकडाउन 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 के अलावा कोई इलाज नहीं। अब जो है वो बिल्कुल बदल के अब वो कहते हैं कि वो स्मार्ट लॉकडाउन की भी जरूरत नहीं और हिफाजती तदाबीर की भी जरूरत नहीं। अब इसको हमने हल करने के लिए सोचा आपस में कि किस तरीके से किया जाए, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म बनाए गए थे उनको ही हमने इस्तेमाल किया। पहले वो क्या प्लेटफॉर्म थे? वही एनसीओसी था, जहां पे रोजाना मुलाकात होती है, सूबे भी वहां पर होते हैं और वहां पर बातचीत होती है। फिर उसके बाद वो एनसीसी है जो वजीर आजम जिसको चेयर करते हैं और तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान उसका हिस्सा है। हमने 3 दफा ये मामला के बड़े सियासी या कोई और अवामी इज्तिमाओं को रोकने के लिए फैसला किया जाए। 12 अक्टूबर को पहली दफा एनसीओसी लेकर गई ये अपनी सिफारिश, एनसीसी के पास नहीं हो सका हमारा कंसेंसस। 3 नवंबर को दोबारा गए, फिर नहीं हो सका, और नवंबर के वस्त में तीसरी दफा फिर भी कंसेंसस नहीं था, लेकिन वजीर आजम ने कहा कि हालात अब इतने खराब हो रहे हैं कि अब हमें फैसला कर देना चाहिए। तो वो फोरम कारगर नहीं हो रहा था। तो फिर हमारी जब बात हुई इस आखिरी मीटिंग के अंदर, सिंध के वजीर आला उससे एक दिन पहले ही उनको कोरोना हो गया था, तो उनकी जो तर्जुमानी है वो उनकी वजीर सेहत जो है अजरा पेचियो वो कर रही थी। अजरा पेचियो ने कहा कि हम आपसे इत्तेफाक करते हैं, और उन्होंने कहा सूरत हाल बहुत खराब होती जा रही है कि इकदाम लेने चाहिए, लेकिन सियासी लेवल के ऊपर इंगेजमेंट की जाए। आज़ाद कश्मीर के चीफ प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने भी कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, बल्कि उन्होंने तो पूरा लॉकडाउन कर दिया 2 हफ्ते के लिए पूरे आजाद कश्मीर का, लेकिन उन्होंने कहा कि जी पॉलिटिकल लेवल पे करें। तो हमने सोचा, एनसीओसी पे हमारी बात हुई कि इसको अब कैसे करें। तो हमारे जहन में यह आया कि एक फोरम क्रिएट किया गया था और अपोजिशन की मुशावरत से किया गया था, और वो स्पीकर साहब की सरबराही के अंदर पार्लियामान के अंदर एक कमेटी बनी थी इसी कोरोना को देखने के लिए, और उसमें तमाम बड़े बड़े लीडर्स शामिल थे। उसमें शहबाज शरीफ साहब शामिल थे, उसके अंदर उसके हालिया इजलास में तो अपोजिशन शरीक ही नहीं हुई। असद उमर साहब बायकॉट कर दिया उन्होंने। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, साबिक वजीर आजम जो है राजा परवेज अशरफ, और ये सब आते, ना सिर्फ इनकी मुशावरत से बनी, 4 इजलास हुए, चारों इजलास में शिरकत भी की। तो हमने कहा बेहतरीन फोरम ये न्यूट्रल फोरम है। अब ये हुकूमत अपने पास नहीं बुला रही है, एक न्यूट्रल जगह पे कर रहे हैं। पार्लियामान न्यूट्रल होती है, स्पीकर का दफ्तर न्यूट्रल है। उन्होंने उसकी कानूनी हैसियत को ही चैलेंज कर दिया उस कमेटी को, वो कमेटी जिसमें 4 दफा वो आ चुके थे। अब मेरी समझ से बाहर है कि अब कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। ये सियासी असद साहब ये बताइए कि कोई इदाद शुमार ऐसे हैं जिनसे मालूम हो कि जहां जलसे हो रहे हैं, अवामी इज्तिमात हो रहे हैं, वहां फैलाव ज्यादा हो रहा है इस वायरस का, कोई इदाद शुमार उस शहर की बुनियाद पे मुरतब हुए? देखिए, अगर वो शहर आप देखेंगे तो आपको ये भी नज़ाला में जब हुआ था वहां पे उस वक्त केस कितने थे, आज उससे ज्यादा हैं। वो आपको ये भी नजर आएगा कि कराची में उस वक्त जितने केस थे उससे आज ज्यादा हैं, पेशावर में जिस वक्त हुआ था उस वक्त से आज ज्यादा है, कोयटा में जब हुआ था उससे ज्यादा है। वो तो सब जगह पे है, लेकिन ये आपको कई और शहरों के बारे में भी नजर आ जाएगा। मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूँ शामी साहब कि इसमें तो कोई शक नहीं कि कोई अगर इज्तिमा होगा जहां पे हजारों लोग जमा होंगे, 30,000 40,000 लोग एक जगह पर जमा होंगे, तो वहां पर वबा का फैलाव होगा। लेकिन मेरे ख्याल में वो नुकसान फिर भी कम है बनिस्बत इस बात के कि बड़े बड़े सियासी जब कायदीन ये पैगाम देंगे अपने सपोर्टर्स को, अपने चाहने वालों को, अपने वोटर्स को कि खतरा कोई नहीं है कोरोना का। बड़े बड़े लीडर्स ये कहेंगे कि जलसे में आओगे तो कोरोना भाग जाएगा, तो जो नुकसान उससे होगा वो उससे कहीं ज्यादा है जो बराह रास्त नुकसान। साहब आप इसके जरा सियासी पहलू पे जाते हैं ना, जिस तरह से मुल्तान जलसे से पहले पंजाब हुकूमत ने डील किया, रुकावटों का बताया गया, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि ये मुनासिब तरीका नहीं था, तो कैबिनेट तक ये बात पहुंची। कैबिनेट में भी इख्तलाफ राय पाया गया कि इन जलसों को कैसे डील करना है, उस बारे में 2 मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ आई। आप किस तरीक़ाकार को सपोर्ट करते हैं कि इजाज़त अगर करना है तो करने दें, या रोक टोक रुकावट होनी चाहिए? और जो पंजाब हुकूमत जैसे मुल्तान जलसे को डील किया, आप मुतमईन हैं या आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, अगर मैं सियासी अपनी सोच से देखूं तो बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। ठीक,
मुल्तान शहर खास, अगर मैं उसी की मिसाल ले लूं, सारे एमएनए वहां से इलेक्ट हमारे हुए हुए, इर्द गिर्द के इलाके के ज्यादातर एमएनए हमारे हैं। जो भी वहां पे पावर शो करेगी ऑपोजिशन, हम उससे बड़ा पावर शो कर सकते हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं है, सियासी नुकसान नहीं करें उसको। तो सियासी तौर पे तो कोई रोक टोक करके, इंतजामी कार्रवाई करके मेरा नुकसान ही नुकसान है। लेकिन मैं थोड़ा सा पंजाब हुकूमत के विचारों के डिफेंस के लिए, वो देखिए उनके सामने एनसीसी का फैसला रखा हुआ है जो कह रहा है कि कोई इज्तिमा जो हो रहा है 300 लोग से ज्यादा जहां पे शिरकत कर रहे हैं उसकी इजाजत ना दी जाए। उनके पास हाई कोर्ट का हुक्म सामने रखा हुआ है। हुक्मनामा ये कहता है कि जो फैसला एनसीसी ने कर दिया वो हतमी फैसला है, और वो तो ये भी कहता है कि कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब वो बेचारे कह रहे हैं कि हमें कानूनी जिम्मेदारी दी गई है इसको रोकने के लिए। तो जो हुआ सियासी तौर पे हमारे ख्याल में तो वो हमारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, ऐसा ना हो तो बेहतर है। लेकिन मैं सिर्फ उनके बिहाफ पे ये कह रहा हूं कि शायद उनके ऊपर ये भी प्रेशर था। मगर असद साहब, ये जो असल में इसकी जो सज़ा है वायलेशन की वो बहुत कम है। ये लेजिस्लेशन जो की गई है वो बड़ी कमज़ोर है। तो इसका तो यानी आप देखिए, एक शख्स को पकड़ा जाता है, 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद उसकी ज़मानत हो जाती है, कोई सज़ा इसकी मुकर्रर नहीं। तो अमलन ऐसी सूरत हाल है कि कोई सज़ा नहीं है। क्या कोई मजबूत लेजिस्लेशन करने की भी ज़रूरत महसूस करते हैं आप? देखिए, इसके ऊपर एक से ज़्यादा दफ़ा बात हुई है। सूबों के अंदर ये इख्तियार है एक हेल्थ इमरजेंसी का जो उन्होंने डिक्लेयर भी की है, और उससे मैं ज़्यादा इंतज़ामी कार्रवाई भी कर सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर 2 बातें हैं। एक तो जाहिर है कि आप अपनी आवाम के ऊपर जो है आप ये सारे इकदाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हीं की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे तो वो भी कोई बहुत एक मारूफ चीज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखें, 22 करोड़ लोगों को डंडे के जोर पर नहीं आप काम करवा सकते जब तक उनको इस बात पर आप उनकी ये सोच में नहीं डाल देंगे कि हाँ ये वाकई में मेरी हिफाजत की। पहली लहर में हुआ और काफी हद तक। अच्छा साहब, 2 बड़े अहम मौजूद बाकी हैं, वक्त की कमी भी है। मैं जाते जाते इस मौजू के ऊपर एक और सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ, वो वैक्सीन के हवाले से। शामी साहब अगर इजाज़त दें, बरतानिया में तो कोरोना वैक्सीन जो फाइजर का है उसकी इजाज़त मिल गई, अगले हफ्ते से वो अस्पतालों में इस्तेमाल में आ जाएगी। तो पाकिस्तान ने इस सिलसिले में क्या इकदाम उठाए हैं? पाकिस्तान में कब तक वैक्सीन आएगी, या फिर हम जो चाइना की वैक्सीन के जो ट्रायल हुए उसी का इंतज़ार करेंगे? नहीं, ये हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। कल काबीना के अंदर हमारी सिफारिशात चली गई थी, एक माहिरीन की टास्क फोर्स बनी थी वैक्सीन के लिए। उनकी सिफारिशात की बुनियाद के ऊपर कल काबीना ने फैसला कर दिया। $150 मिलियन की इजाज़त दे दी गई, और ये भी इजाज़त दे दी गई कि एक वक्त में 1 से ज़्यादा जो कंपनीज हैं उनके साथ जो है नेगोशिएशन की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं और एहतमाम किया जाए। पहली फेज़ के अंदर जो है, जो हमारे हेल्थ के वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, जो कोरोना के साथ डील कर रहे हैं, वो अव्वलीन तरजीह हैं। और उसके बाद जो लोग 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनके लिए सबसे पहले ये वैक्सीन देने का फैसला किया गया है, और हेल्थ मिनिस्ट्री को इजाज़त दे दी गई है कि वो ये कब तक ये मुमकिन हो सकेगा कि वैक्सीन अवेलेबल हो? सर, ये तो मुज़ाकरात के बाद हमें पता चलेगा। लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि इस एक महदूद तादाद के अंदर, जिनका मैंने भी जिक्र किया है, वो पहली सहमाही जो है अगले साल की, यानी जनवरी से मार्च का जो सहमाही है, उसके अंदर हमारे पास ये वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन बड़ी तादाद में जहां पाकिस्तान की तमाम अवाम को ये मिल सके, वो अगली गर्मियों से पहले शायद मुमकिन ना हो। मगर सर, ये कहा जा रहा है कि ये नमोनिया जो है और जो फ्लू है, इसकी जो वैक्सीन है वो भी एक हिफाजती दीवार के तौर पर काम करती है। नहीं, फ्लू की वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। और नहीं शामी साहब, ये दुरुस्त नहीं है। फ्लू की वैक्सीन से आप कोरोना से नहीं बच सकते, उसके बाकी हिफाजियत है, लेकिन कोरोना से वो दिफा नहीं है। और वो भी दस्तयाब नहीं है ना सर साहब, ये भी एक नुक्ता है ना इस साल, क्योंकि हर साल एक नई आती है, वो भी ज़ाहिर बात एक वायरल मामला है। जी, वो ये बहुत सारी सेहत की चीज़। इसी तरीके से हमारी पोलियो की जो कैंपेन है, उसके अंदर भी जो है ताखीर हुई, क्योंकि दुनिया का सारा इस वक्त हेल्थ का निज़ाम जो है वो कोरोना के ऊपर लगा हुआ है। तो उसकी वजह से ये दूसरी चीज़ें जो इतनी ज़्यादा फौरी तौर पे खतरनाक नहीं है, जैसे फ्लू है, उसके अंदर जरूर एक एतराज़ ये भी किया जा रहा है आपकी इस पॉलिसी के ऊपर कि गालिबन पाकिस्तान ने प्री बुकिंग या प्री ऑर्डर्स में ताखीर कर दी। इससे पहले बड़े बड़े ममालिक जो हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो वैक्सीन बनाने वाली हैं, उनके साथ इंगेज कर चुके थे खुद को। पाकिस्तान ताखीर का शिकार हुआ, इसलिए हमें वैक्सीन के हुसूल में मुश्किल या
ताखीर का सामना करना पड़ सकता है? सर, वो बड़े बड़े ममालिक ने यह किया कि उन्होंने अरबों रुपए, क्या सैकड़ों अरबों रुपए जो है वो सारी डिफरेंट कंपनीज को दे दिए। वो अमीर तरीन मुल्क है, वो कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है ये खरीदने में उनका मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान उसके बावजूद जो है कोशिश करेगा अपने लोगों के लिए वैक्सीन लेने के लिए। इसके अलावा जो हमारे खुसूसी जो चाइना का आपने सवाल पूछा था, उनके साथ तो है ही है, जो हमने ट्रायल्स में भी हिस्सा लिया, इंशाल्लाह ताला वहां से भी मुहैया होगी। और तीसरी एक और ग्लोबल कोalition है जो वैक्सीनेशन की, गावी के नाम से, उनका एक प्रोजेक्ट है, हम उसके भी सिग्नेटरीज हैं, दस्तखत किए हुए हैं, और उसके जरिए भी तो 3 मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिसके जरिए हमें इंशाल्लाह ताला वैक्सीन अवेलेबल होगी। शाम साहब, अब स्टील मिल की बात करना चाह रहा हूं मैं। अच्छा, स्टील मिल जो है उसके 4,500 मुलाजमीन जो हैं वो मुलाजमतों से अलग हो रहे हैं, उन्होंने हंगामा कर रखा है वहाँ। और स्टील मिल के मुलाजमी के साथ मतलब की पुरानी वीडियो भी बड़ी वायरल होती है। आपकी वीडियो भी एक वायरल है जिसमें आप कहते हैं, तसल्ली देते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि आपकी मुलाजमत को कोई खतरा लाहक नहीं होगा। तो आप हुकूमत कहाँ खड़ी है? कोई मजबूती के साथ ये फैसला कर चुकी है और आप भी इस पर कन्विंस हो चुके हैं कि यही राय अमल है और कोई तरीका नहीं है? और सर, मेरी जो तरीक़ेकार है काम करने का बड़ा सादा सा है। काबीना के अंदर जो है पूरी खुल के अपना इजहार किया जाता है, राय दी जाती है, और इस केस के अंदर उस काबीना की मीटिंग में मेरी क्या राय थी वो तो मीडिया पे भी रिपोर्ट हो चुकी है। लेकिन एक दफ़ा जब काबीना का फैसला होता है वो सबका मुतफ़िक़ा फैसला होता है, तो उस फैसले को मैं ओन करता हूँ। वो फैसला हुकूमत ने कर लिया जी। हुकूमत का अभी जो फैसला है वो इसी के ऊपर कायम रहने का है। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज भी हुआ था, वहाँ से भी इजाज़त मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत को, तो वो इसी फैसले के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। निजकारी का यानी पक्का फैसला हो चुका है? निजकारी का देखें, वो तो पहले भी जो फैसला था वो यही था कि हमने प्राइवेट इन्वेस्टर को ला के स्टील मिल को चलाना है। वो फैसला आज भी वही है, उस फैसले के अंदर कोई चेंज नहीं हुई है। वो फैसला तो पहले भी यही था कि जिस वक्त मैं है जो ऐसा ग्रुप जो इसको चलाने को तैयार हुआ हो। जी, इसके अंदर जी जिस वक्त मैं ईसीसी चेयरमैन था, हुकूमत में आने के फौरन बाद, क्योंकि हमने स्टील मिल के ऊपर एक बड़ी पोजीशन ली थी कि हम इसको इंशाल्लाह ताला दोबारा से चलाएंगे, तो फौरी तौर पर इस पे काम हुआ था। उसमें पूरी स्टडी होने के बाद ईसीसी ने अप्रूवल दिया था, और उस अप्रूवल से पहले हमने बैनुल अक़वामी कंपनियों से राब्ता भी किया था, और इंटरेस्ट बिल्कुल वाज़े इंटरेस्ट हमें नजर आया था इस ट्रांजैक्शन के अंदर। शायद ये कोरोना की वजह से पिछले जो 6-8 महीने जो लोगों का ट्रैवल रुक गया और ये काम में ताखीर हुई, अगर वो ना हुआ तो शायद आज वो ट्रांजैक्शन उससे काफी आगे पहुंच चुकी है। अभी भी इसमें 15-18 साल की ताखीर हो गई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के दौर में भी, जरदारी साहब के दौर में भी अरबों रुपए झोंकना पड़े। शामी साहब से सुनते जाएं जरा, जब शौकत अजीज साहब इसे जीरो पे बेचने को तैयार थे। शौकत अजीज साहब तो कह रहे थे कि पीआईए को भी जीरो पे बेच दे, सिर्फ 0 पे बेच, यानी बगैर किसी पैसे के कोई ले ले इसको। तब ये सूरत हाल तो आज क्या होगी फिर? और आज तो स्टील मिल के बारे में भी बहुत से लोगों का यही ख्याल था, लेकिन अब आपके ख्याल में पीआईए जो है और स्टील मिल है और जो दूसरे सफ़ेद हाथी हैं, हम इनसे निजात हासिल कर सकेंगे? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि ये कहना बड़ा आसान है। उस वक्त वर्दी में जनरल साहब जो है वो मुल्क चला रहे थे, जिनके साथ शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर थे, और उनकी वाज़ेह ख्वाहिश थी कि 1 रुपए में भी अगर कोई देता है, मुफ्त में भी देता है, तो वो ले जाए, लेकिन वो नहीं कर सके ना। देखिए, ये इदारे जिन हालात के अंदर हैं, जो पीआईए के हालात हैं, उसमें निजकारी का ऑप्शन प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है, आपको मुहैया नहीं है ऑप्शन। वहां पर भी अगर आप ले जाना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ काम करने की जरूरत है, इसीलिए ये काम पहले नहीं हो सका। अगर आपको याद हो, मिफ्ता इस्माइल ने भी यही कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था, लेकिन वो 5 साल रह के चले गए। मेरे ख्याल में बड़े अच्छे निजकारी के वजीर थे उस हुकूमत के अंदर, 3-3.5 साल मेरे भाई भी वजीर रहे, लेकिन ना स्टील मिल प्राइवेट, तो कोई उसके अंदर मुश्किलात हैं, इसीलिए वो काम नहीं होता। और मेरा सिर्फ मानना ये है कि जब तक निजकारी होगी तो उस वक्त तक हाथ पर हाथ तो नहीं रख के बैठना चाहिए ना, इदारों को बेहतर करने की कोशिश तो करनी चाहिए। मतलब जो 4,500 मुलाजमीन अब सरापा एहतजाज है वहाँ कराची में, पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन इन कर रही है, तो क्या इनके साथ मिल बैठेंगे, इनकी बात सुनेंगे, या फिर फैसले पर बस सख्ती से अमल होगा? क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी तो कमाल का एहतजाज कर रही है। ये स्टील मिल जो है वो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में एक मुनाफा बख्श स्टील मिल थी। इतना उसका मुनाफा हुआ था कि उन्होंने जो कर्जे देने थे, तवील मुद्दत कर्जे, उनकी जल्द अदायगी शुरू हो गई थी। आखिरी साल के अंदर 1 अरब रुपए का डिविडेंड इशू किया था। ये स्टील मिल थी जो आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली। जब तक वो खत्म हुआ
तो वो 26-27 अरब रुपए सालाना का वहां पे नुकसान हो रहा था। जो 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी वो गिर के 14% पे आ चुकी थी। और उसके बाद जब वो आई नवाज शरीफ साहब के पास, जिनका खानदान 3 नस्लों से स्टील का कारोबार करता रहा है, तो 3-2.5 साल के बाद वो स्टील मिल ही बंद हो गई। ना उन्होंने निजकारी की, ना उन्होंने स्टील मिल चलाई। सो ये जो पार्टियां हैं, इनका तो स्टील मिल के साथ ये माजी का रिश्ता है। आप जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जो मुलाजिमीन सरापा एहतजाज हैं उनका क्या कीजिएगा? सर ये तो जाहिर है कि एक हुकूमत ने पॉलिसी डिसीजन किया है, उस पॉलिसी डिसीजन के ऊपर हुकूमत अमल दरामद करी। जैसे आपने मुझसे पूछा था कि क्या आज भी हुकूमत की वही पॉलिसी है। अच्छा साहब, ये बताइए, अभी बात हुई नवाज शरीफ साहब की भी, और उनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है, तो उसके बाद क्या लाया अमल होगा आपका, और हुकूमत को क्या करना पड़ेगा वापस लाने के लिए बिलखुसूस? सर इसमें तो कोई शक ही नहीं ना, वो उनको इश्तिहारी करार देने की जरूरत नहीं थी। वो तो देखें, एक यूनिक, आज तक पाकिस्तान में 72 साल कभी नहीं हुआ कि एक सजा याफ्ता कैदी जेल से रिहा करके मुल्क से बाहर भेज दिया जाए क्योंकि उसकी सेहत ठीक नहीं है। हजारों कैदी पाकिस्तान की जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। तो इसका क्रेडिट तो आपको जाता है ना सर, आपकी हुकूमत को? नहीं सर, बिल्कुल हमें नहीं जाता। यही कोर्ट थे जिन्होंने मुतालबा किया था वजीर आजम पाकिस्तान से कि अगर आप कह रहे हैं कि इनको बाहर नहीं जाना चाहिए तो आप गारंटी करें कि ये जिंदा रहेंगे। नौजुबिल्ला वो कह रहे थे कि वजीर आजम खुदाई का दावा करें। उसके बाद भी जो हमने शर्त लगाई थी, जिसपे हमने कहा था अच्छा ठीक है, अगर आप भेजना चाहते तो कम से कम ये 7 अरब रुपए की, बहुत अमीर माशाल्लाह खानदान है, बड़े कामयाब कारोबार है इनके, तो 7 अरब रुपए की गारंटी रख दी जाए, वो भी नहीं रखी गई थी। शख्सी जमानत पे उनको भेजा गया था। तो ये माजरत के साथ ये फैसला हमारा नहीं था, वो कैसे फैसला हुआ वो सबने देखा। लेकिन आप तो अब ये मामला आपने अदालत के सुपुर्द कर दिया है बस? सर नहीं, अदालत के सबूत बिल्कुल नहीं किया। आपको पता है, ये तो मीडिया के अंदर खबरें पिछले 2 माह से चल रही हैं कि हुकूमत ने बरतानिया की हुकूमत से राब्ता भी किया है, और एक दफा नहीं किया, तवातुर से किया है। और वहां से क्या फीडबैक मिला है सर? कोई उम्मीद रखी जाए कि इनको वतन वापस लाने में पाकिस्तान की हुकूमत कामयाब होगी, जबकि ये इश्तिहारी भी करार दिए जा चुके हैं? सर वो फैसला तो जाहिर है बरतानिया की हुकूमत ने करना है, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन कानून के अंदर रहते हुए जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसलिए नहीं कि वो हमारे सियासी मुखालिफ है, लेकिन इसलिए कि कानून की एक हमारे पर जिम्मेदारी है कि एक शख्स जो है जिसको हाई कोर्ट ने इश्तिहारी भी करार दे दिया है, जिस बुनियाद पे वो मुल्क से बाहर गए थे वो भी गलत साबित हो गई है, तो उनको वापस लाने की कानून के दायरे के अंदर रहते हुए पूरी कोशिश की जाए, वो हम कर रहे हैं। तो असद साहब, आप ये महसूस नहीं करते कि अपोजिशन के और हुकूमत के दरमियान जो शदीद तलखी पैदा हो चुकी है, उसे कोई कम करने की और अपोजिशन से कोई बात करने की ज़रूरत है? ये शामी साहब, जरा सबसे अहम शायद आज का सवाल आपने यही किया है, तो इसका जरा सा तजिया करते हैं कि ये इतनी एक्सट्रीम तलखी कैसे हुई और हमारे अपोजिशन के क्या ताल्लुकात थे। अपोजिशन और हमारे तो आपस में शदीद तनकीद और वो सब चल रहा था ना पहले दिन से, लेकिन आज से सिर्फ चंद हफ्ते पहले तक हम उनके साथ बैठ के कानून साजी भी कर रहे थे, हमारे एग्रीमेंट्स भी होते थे, हम अपने कानून के अंदर तब्दीली भी करते थे, और यूनैनिमसली यानी सब लोग मिलकर वोट डालकर कानून भी पास कर रहे थे। उसके अलावा भी हमें जो भी चीज की जरूरत पड़ती थी, चाहे वो बालाकोट का हमला हो या कुछ भी हो, कौमी चीज, उस पर भी हम सब साथ आ जाते थे। अभी भी जो हुआ, जो तौहीन आमेज खाकों का सिलसिला हुआ, उसके अंदर ऑपोजिशन ने हमने साथ के, ये हालात हुए कहां, बिगड़े कहां? जी। फैटफ के अंदर वो पहले दिन आए, उन्होंने कहा कि फैटफ की कानून अगर हम हमसे पास कराना चाहते हैं ना, ये है नैब का कानून, इसकी 37 में से 34 शिक जो है इसको बदल दिया जाए, यानी नैब के इफेक्टिवली एहतसाब का काम जो है अमल दरामद खत्म कर दिया जाए। जब हुकूमत ने वहां लाइन खींची और हमने कहा हम आपसे हर और चीज पे बात करने को तैयार है, लेकिन ये हम करने को तैयार नहीं है, ये एनआरओ जो आप मांग रहे हैं इसको देने को तैयार नहीं है, उसके बाद एकदम ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जहां पे आपने बात खत्म की है। मैं इसलिए कह रहा हूं खत्म की, छोटी सी एक मुझे ब्रेक लेनी है, यहीं से ऑनवर्ड मैं आपसे बात जारी रखूंगा कि इस नुक्ते से ऑनवर्ड फिर क्यों मामला खराब हुए और अब कौमी डायलॉग क्यों नहीं हो सकता, जबकि अहम हल्के अहम जगहों पर भी कौमी डायलॉग की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है और अपोजिशन क्या कह रही है, मैं आपके सामने रखता हूँ। एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब असद उमर साहब, उनसे मुख्तलिफ उमूर पर बात हो रही है और ब्रेक से पहले हम पहुँचे थे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक डायलॉग की ज़रूरत है। शामी साहब की ये
तजवीज़ और राय थी जो उनकी खिदमत में हमने रखी। और असद उमर साहब बैकग्राउंड बता रहे थे कि मामला फहमी चल रही थी, कानून साजी हो रही थी, हम मिल बैठते थे। फैटफ की जो कानून साजी हुई उस हंगाम जब गड़बड़ हुई उसके बाद से लेके मामला जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए। अब कल मौलाना फजल रहमान साहब ये फरमा रहे थे कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इम्कान उन्होंने मुस्तरद किया, एक शर्त रखी कि अगर PDM की क़यादत चाहे तो हो सकते हैं। फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं अक्सर व बेशतर के कोई मिड वे होना चाहिए, कोई तरीक़ाकार नेशनल डायलॉग का होना चाहिए, रूल ऑफ गेम सेट होने चाहिए। पहल तो सरकार को करनी पड़ेगी ना असद उमर साहब? सर मैं ये बताएं कि ये तो बड़ी इंतहाई सियासी किस्म की चीज़ों की आप बात कर रहे हैं ना कि रूल्स ऑफ द गेम सेट होने चाहिए। सब एक ऐसी चीज़ जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसकी अभी हम जिक्र कर रहे थे, जो कोरोना है, जहां पे लोगों की जिंदगी, उनकी सेहत और रोजगार का ताल्लुक है, इसमें सियासत तो है ही कोई नहीं। वो उस मामले के ऊपर भी हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो ये बाकी मामलात में बैठेंगे कैसे? उनकी शर्त ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब उनसे ये कहा गया कि ये आप जो बात कर रहे हैं नैब कानून की, इसको आप क्यों जोड़ रहे हैं ये फैटफ से? फैटफ तो एक बैनुल-अक़वामी, एक हमारी कौमी जरूरत है कि हमने उससे निकलना है। तो आगे से जवाब ये मिला था उस मीटिंग में हमें कि फैटफ जो है वो आपकी कौमी जरूरत जरूर होगी, लेकिन नैब का कानून जो है ये बैनुल-अक़वामी जरूरत है। तो ये होगा तो उसके अलावा हम कोई बात करेंगे। इस जो ब्लैकमेल है उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, उसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। असद साहब, ये नैब का जो कानून है उस पर भी बातचीत तो हो सकती है ना। देखिए, अदालतों के फैसले आए हैं, उनके रिमार्क्स आए हैं, उन्होंने उस पर सियासी इंजीनियरिंग की बात की गई है, तो क्या उनसे बात तो हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद इस पे इसके ऊपर बातचीत हो रही थी। इसके ऊपर ये फैटफ के कानून के वक्त पहली दफा बात नहीं हुई है। इससे पहले भी पिछले उससे 2-3 माह पहले जो है उसके ऊपर नशिस्त भी हुई थी, बातचीत भी हुई थी। लेकिन जब वहां पर बात आई, क्योंकि उस वक्त फैटफ का वोट आ रहा था, कि शायद उनके जहन में ये बात आई कि अगर हम यहां पर बिल्कुल एक सख्त पोजीशन ले लेंगे तो हुकूमत के पास, हुकूमत घबरा जाएगी, हुकूमत कहेगी कि फैटफ में कहीं ब्लैकलिस्ट ना हो जाए, तो हमारी हर बात मानने को तैयार हो जाएंगे। एक बड़ी उन्होंने सख्त लकीर खींची। और मैं आपको अपने जाती बातचीत से बता रहा हूं कि ऑपोजिशन के अंदर 2 राय थी। ऑपोजिशन के सीनियर मेंबर्स ऐसे थे जो मुझे अलग से ये कहते थे कि ये हम गलत पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन ले ली और हुकूमत ने कहा कि हम ये आपकी ये नहीं हो सकता कि या ये करो या नहीं, तो वहां पर जो बात टूटी। अब उन्होंने एक अपने आप को दायरे के अंदर खींच दिया। अब हो क्या रहा है शामी साहब, जो मौलाना फजल रहमान की सियासी जरूरत है ना, और जो मियां नवाज शरीफ की सियासी जरूरत है, वो मुख्तलिफ है। और बाकी ज्यादातर PDM की जमातों की जरूरत जो है, सियासी जरूरत जो है, वो मुख्तलिफ है। मैं मुस्लिम लीग नून में भी और नवाज शरीफ साहब में तफरीक कर रहा हूं। मुझे पता है कि वोट बैंक मुस्लिम लीग नून का मियां नवाज शरीफ का है, लेकिन बाकी मुस्लिम लीग के साथ इस वक्त जो सियासी जो रास्ता है वो उनको वो सूट नहीं करता जो मियां साहब ने। लेकिन मियां साहब है इस वक्त सिस्टम से बाहर, मौलाना फजल रहमान है सिस्टम से बाहर। वो कह रहे हैं कि ऐसी पोजीशन लो जिससे अगर सिस्टम गिरता है तो गिरने दो, क्योंकि हम तो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बाकी सब लोग हैं सिस्टम के अंदर। अब ये मसला हमसे ज्यादा उनकी आपस की रस्साकशी का है। असद साहब, आपकी जो हिकमत अमली है उसने तो उन सब लोगों को जोड़ दिया है, मुत्तहिद कर दिया है। और आप ये देखिए कि अभी शरीफ ब्रदरन की जो वालदा फौत हुई, उसके बाद कोई एक शख्स ऐसा नहीं है PTI का जो ताज़ियत के लिए गया और शहबाज शरीफ से मिला हो। और शहबाज शरीफ को 5 दिन का पैरोल दिया गया। उन्होंने दरखास्त दी इसे 10 दिन कर दिया जाए या 2 हफ्ते कर दिया जाए, 1 दिन तो मुश्किल 1 दिन तौसीक की गई। ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, इनको देने से एक माहौल बेहतर होता है। क्या आप जैसा बालिग नजर इसकी जरूरत महसूस नहीं करता? सर मैं माजरत के साथ शामी साहब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आमतौर पे जो हूँ वो बिल्कुल वो बात करता हूँ जिसको आप कहेंगे मामला फहम, लेकिन क्या इसकी जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि इससे ताल्लुक कुछ नहीं है। ये हालात यहाँ पर इसलिए नहीं है, यही तमाम बातें बोली जाती थी जब मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने की बात आई थी कि सेहत का बात है, इंसानियत की बात है, इससे क्या ऑपोजिशन की पोजीशन उसके बाद
ज्यादा दरमियानी सोच की तरफ आई, या उन्होंने उसके बाद पाकिस्तान के रियासती इदारों पर ऐसे हमले किए जो मुजीबुर रहमान के बाद से किसी ने देखे नहीं थे। उनकी पोजीशन जो है उसके अंदर नरमी पैदा हुई, लचक पैदा हुई, या बाहर जाने के बाद वो ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई। तो माजरत के साथ ये जो एक बड़ी मंतकी बात थी, वो मंतकी बात गलत साबित हुई। लेकिन ये जो हल्का था जिसकी जानिब शामी साहब इशारा करें, कतई कलामी की माजरत, ये आपने खुद अभी कहा कि ये वो हल्का है जो नवाज शरीफ साहब के बयानी से शायद उस तरह से एग्री नहीं करता, ये काम राय ये पाई जाती है। तो इनको अगर टच किया जाता एक बेहतर जो हमारी माशरती इक़दार है उसके ज़रिए इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, तो ज़ाहिरी बात है कोई बात तो बनती ना। अभी तो चौधरी निसार निसार भी चले गए वहाँ पे ताज़ियत के लिए कल। सर मैं वो ज़ाती बात के अंदर मैं बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता। हम सब ने ताज़ियत का इजहार भी किया था, लेकिन मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में कोई हमने ऐसा काम नहीं किया जो उससे मुख्तलिफ हो जो दूसरी साइड से होता रहा है। और क्या उसको करने में कोई हर्ज थी? बड़ी अच्छी बात थी। मेरे ख्याल में अगर कोई चला जाता तो बहुत अच्छी बात थी, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपके ख्याल में उसकी वजह से जो सियासी माहौल है उसमें कोई तब्दीली आ जाती, वो नहीं आती। असद साहब कोशिश तो करते रहना चाहिए ना, क्योंकि सरकार आपकी है, क्योंकि सरकार आपकी है और ग्रेटर जिम्मेदारी आपकी है। अपोजिशन ने तो साहब यही करना है, रिवायती पाकिस्तान की यही रही है। अपोजिशन जो भी हो उसने तो अपने मकासद के लिए जो भी हो सकता है उसने करना ही करना है, लेकिन मामलात को सुधार की तरफ लाना अल्टीमेटली उसी की जिम्मेदारी है जिसके पास हुकूमत होती है, और वो आपके पास है। सर लेकिन हमारे ख्याल में तो कोई बिगाड़ है ही नहीं। अगर आपके ख्याल में बिगाड़ पाकिस्तान में इसलिए है कि ऑपोजिशन जो है वो जलसे कर रही है, तो जैसे आपने कहा ऑपोजिशन का काम ही यही होता है। अगर आपके ख्याल में बिगाड़ इस बात के ऊपर है कि वो बड़ी शिद्दत से बातें कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत से हटकर बात हो रही है वो है मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी का बयानिया। वो पाकिस्तान में कम से कम पंजाब की तारीख के अंदर आज तक नहीं देखा गया है। मेरे ख्याल में इंतहाई पाकिस्तान के लिए खतरनाक बात हो रही है। लेकिन उसके अलावा तो नॉर्मल सियासत हो रही है और हमारे दरवाजे तो खुले हैं। हमने तो कभी नहीं, तो पिछले हफ्ते उनको बुलाया। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस नरमी के साथ साथ वो मुफाहमत कर लें जो वो मानते हैं, ये आप जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, उनके घर में चले जाएं, उनको हलवा भिजवाएं, मांडा भिजवाएं, न्यारी खिलाएं, पाए खिलाएं, लेकिन आखिर में अगर आप चाहते हैं कि उनके रवैये के अंदर तब्दीली आए, वो सिर्फ एक चीज से आएगी और वो है वो 34 शेख नैब कानून की। वो हम बदलने को तैयार नहीं। उसके अलावा आप बताएं जो खिदमत के लिए हम हाजिर हैं। ठीक, आज़म साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने खुसूसी तौर पर वक्त निकाला हमारे लिए। गाहे गाहे आपसे रब्ता होता रहेगा। बड़ी अच्छी नशिस्त आपके साथ रही। मज़ीद कई सवालात रह गए जो फिर किसी और रोज़ आपके सामने रखेंगे। शाम साहब यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक आन पहुँचे। नाज़रीन मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.